हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 को। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक बार हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने पर हम आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी दे देंगे जिससे आपका रिवीजन आसानी से हो सके। लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो आप यहाँ पढ़िए या फिर आपके पास अगर इसकी बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए, जिससे आपको नोट्स आसानी से समझ में आए। साथ ही आपको पता हो कि किस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। उसके साथ ही फ्रेंड, जिन लोगों ने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक को ओपन करके उससे वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा चैप्टर 2 है आंखें खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि एक बच्चा है, उसको तुषार बताया गया है। तुषार की फ़ोटो है, उसमें लिखा है तुषार की रेल यात्रा, हेडिंग है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद ही आई। सुसार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे पैरा में बताया हुआ है कि तुषार जो है वो एक बार रेलगाड़ी से जा रहा था, वो खिड़की पे बैठा हुआ था विंडो सीट पर, तो वो बाहर की चीज़ों को देख रहा था कि किस तरीके से पेड़ पौधे हैं। जैसे कि हम लोग रेल से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं कि पेड़ वगैरह है तो वो पीछे की तरफ छूटते चले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो उसने ये सोचा कि जब रेल नहीं थी तो प्राचीन काल में जो लोग थे वो यात्रा कैसे करते थे, क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, अगर जाते थे वो किन चीज़ों से जाते थे। तो यहाँ पे उसी चीज़ का बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। यहाँ पे है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जा रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आखेटक किनको कहते थे। आखेटक उनको कहते थे जो आखेट लगाते थे, अर्थात जो शिकार करते थे। साथ ही संग्राहक वो होते थे जो चीज़ों को कलेक्ट करते थे, इधर उधर से चीज़ों को ढूंढते थे और उनको इकट्ठा करते थे। और खाद्य संग्राहक वो होते थे जो खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करते थे। आगे लिखा है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो यहाँ पे लिखा है वो भोजन के इंतजाम में क्या करते थे कि चीज़ों को पकड़ते थे, जैसे कि मछलियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं, उनको पकड़ के उनको खाते थे। या फिर वो क्या करते थे, फल मूल, मूल का मतलब होता है जड़ें, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडा आदि इकट्ठा करते थे और उनको खाते थे। नेक्स्ट दिया हुआ है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। मतलब आखेटक जो लोग थे, शिकारी थे, या खाद्य संग्राहक जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। इससे कई रीजन थे जो कि नीचे बताए गए हैं। पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। यहाँ पे बताया हुआ है, अगर कोई भी इंसान एक जगह पर रुके, बराबर एक ही जगह पर कंटिन्यू रहे, तो क्या होगा, वहाँ के जितने भी फल फूल हैं, कंदमूल हैं, या जो भी खाने पीने की वस्तुएं वो समाप्त हो जाएंगी, तब फिर वो क्या खाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे, अपनी चीज़, अपने जगह को चेंज करते रहते थे कि मतलब आज वो यहाँ पे रुकेंगे, कल वो किसी दूसरी जगह पर रुकेंगे। जिससे क्या करते थे, वो ऐसे घूमते रहते थे, क्योंकि क्या, उनको खाने की चीज़ें और भी इकट्ठा करनी रहती थी। आगे बताया हुआ दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते हैं। दूसरा कारण ये है कि जानवर जो हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, वो छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, जैसे बड़े जानवर हैं, शेर हो गया या इस टाइप के जो और जानवर हैं जो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, वो शिकार के अपने जो तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। या जैसे गाय हो गई या हिरन हो गया, ये अपने चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जो लोग थे, जो हमारे आखेटक थे या खाद्य संग्राहक थे, वो इन जानवरों के पीछे पीछे जाते थे, इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते रहते थे या जाते रहते थे। आगे बताया हुआ है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तो यहाँ पे ये तीसरा कारण ये बताया हुआ है कि जो हमारे सीजनल फल रहते हैं, जो मौसमी फल रहते हैं,
जो एक मतलब एक फिक्स में या फिक्स मौसम में ही लगते हैं। जैसे गर्मी में क्या आम आता है, तो आम हमारा 12 महीने नहीं आता, सिर्फ गर्मी में ही आता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फल फूल या अलग अलग मौसम में जो हमारे फल फूल हैं जो अलग अलग मौसम में आते हैं, उनकी तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो चौथा कारण में क्या बताया हुआ है कि कुछ झीलें और नदियां ऐसी होती हैं जिनमें पानी हमेशा रहता है, उनका पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन कुछ कुछ झीलें और नदियां ऐसी होती हैं जिनमें खाली बारिश के मौसम में ही पानी भरता है, बाकी वो सूखी रहती हैं। तो अब जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पानी। जब तक हमको पानी नहीं मिलेगा तब तक हमारा जीवन कैसे सफल है, हम रह ही नहीं सकते बिना पानी के। तो इसमें ये बताया हुआ है कि अगर ऐसी जगह का पानी सूख जाता था तो वो अपने पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, मतलब ऐसे स्थान पर जाते थे जहाँ की नदियाँ और झरनों में पानी मिल जाता था उनको आसानी से। नेक्स्ट हेडिंग है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। यहाँ बताया हुआ पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बताया गया है जो पुरातात्विद हैं उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनसे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, और इनमें से क्या है जो पत्थरों के औजार है वो आज भी बचे हुए हैं। नीचे दिया हुआ है इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है इसमें से कुछ औजार ऐसे थे जिनका उपयोग किया जाता था फल फूल को काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। और कुछ औजार ऐसे थे जिनमें हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगा दिए जाते थे। मतलब कुछ औजार ऐसे होते जो काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए क्या उसके ऊपर लकड़ी का एक मुट्ठा या एक हैंडल टाइप से लगा दिया जाता था जिससे पकड़ के वो हथियार चला सके। आगे दिया हुआ है कि लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने में भी किया जाता था। यह बताया हुआ लकड़ियों का जो उपयोग था वो ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने में किया जाता था। नीचे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए औजार दिए हुए हैं कि किस तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या एक औजार है उससे खुदाई कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या सिलने का काम हो रहा है। औजार ऐसे बनाते थे जिससे वो चीज़ें हैं खाल हैं उनको सिलते थे। आगे यहाँ पे दिया है कॉर्नर पे पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पत्थरों का औजारों का उपयोग किया जा रहा है। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ खोद रहे पेड़ टाइप का कुछ बना हुआ है, तो ये अपने खाने की चीज़ों को खोदने के लिए किया करते थे। और जो दाएं हमारी चित्र है ये वाली, इसमें ये है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने में किया जाता था कि जानवरों की खाल से जो वस्त्र बनते थे वो काफ़ी मोटे होते थे, तो उनको सिलने के लिए वो ऐसे औजार बनाते थे जो इसके आर पार निकल जाए और उसमें आसानी से सिलाई हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं आगे दिया हुआ रहने की जगह निर्धारित करना। तो यहाँ पे क्या है, मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान पे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे मानचित्र 2 दिया हुआ है नीचे। यहाँ पे बताया हुआ है जो आखेटक थे और जो खाद्य संग्राहक थे उनके होने के यहाँ पे प्रमाण दिए हुए हैं। जैसे कि संकेत में बताया गया है पुरा पाषाणिक पुरा स्थल, नव पाषाणिक पुरा स्थल, महापाषाणिक पुरा स्थल, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। जैसे कि बताया हुआ यहाँ पर जो इस टाइप से दिया हुआ है रेड कलर से, यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। जैसे कुरनूल गुफाएं हो गई, और यहाँ पे है भीम बटेका। इसी तरीके से नीचे और दिए हुए हैं संकेत में, इनको आप देख सकते हैं मैप में। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खास संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। यहाँ पे बताया गया है कई पुरास्थल जो थे वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए थे। जैसे कि ये फ्रेंड्स आप लोग कोई मूवी देखते हैं उसमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर झरने वगैरह इस तरह की चीज़ें होती थी, जो झरनों के पीछे क्या दिखाया जाता है अक्सर कि एक गुफा होती है, तो लोग उसने क्या करते कि जाकर के छुप जाते थे या उनको अपने रहने का स्थान बना लेते थे। तो वो जो इस टाइप की जगह है ये अभी की नहीं, ये काफ़ी पुरानी है। ये शायद उसी टाइम की रही होंगी कि झरना है, झरने के पीछे कुछ इस टाइप की गुफा है जहाँ जाकर के लोग
अपना रहते थे। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। यहाँ पे ये बताया गया था क्योंकि उस टाइम क्या था, पत्थर के जो उपकरण थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो इसीलिए लोग ऐसे स्थान ज़्यादा ढूंढते थे जहाँ पे अच्छे पत्थर उनको मिल सकें। इसके बाद यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में हमारा दिया हुआ है कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में जो स्थित है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो यहाँ पे ये बताया था कि उस टाइम क्या करते थे लोग, इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ बारिश है, धूप हो गया, या जंगली जानवर हैं, या इन सब से बचने के लिए वो इन गुफाओं में रहते थे। तो यहाँ पे ये क्या है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी? इसका आंसर आपको ऊपर मिल ही गया है, क्योंकि वो इसलिए रहते थे ऐसी जगहों पे क्योंकि उनको धूप, बारिश, गर्मी, ये इन सब चीज़ों से राहत के लिए वो इन गुफाओं में रहते थे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं राइट साइड में दिया हुआ शैल चित्रकार, शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक चित्रकारी करी हुई है, ये शैल चित्र है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ऐसी जगह पे, ऐसी गुफाओं में जो ये लोग रहते थे, तो उनमें से कुछ की दीवारों पे कुछ चित्र मिले हैं जो इस टाइम कहाँ स्थित हैं। वो गुफाएं मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ही एक सजीव चित्रण किया गया है जो अभी भी वहाँ की गुफाओं में देखने को मिलता है। आगे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक गुफा टाइप की बनी हुई है, ये उसी टाइम की रही होगी। नीचे आते हैं, यहाँ लिखा है पुरा स्थल। पुरा स्थल का यहाँ पे बताया हुआ कि पुरा स्थल किसको कहते थे। यहाँ पे लिखा पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यहाँ पे लिखा था पुरा स्थल उस स्थान को कहते थे जहाँ लोग, औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब कि कहीं पे खुदाई होती है तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि कहीं पे औजार मिल गए, बर्तन मिल गए, ये इमारतें जैसी कोई भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसी को पुरा स्थल बोल देते हैं। आगे दिया हुआ है आग की खोज। आग की खोज में क्या है, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कुरनूल गुफा, उसमें क्या बताया गया कि यहाँ राख के अवशेष मिले। सबसे पहले कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले। इसका मतलब एक आइडिया लगाया गया कि उस टाइम के जो लोग थे वो आग जलाना जानते थे। शायद वो आग का इस्तेमाल इसलिए करते हों कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए या खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि उस टाइम के जो लोग थे वो आग जलाना जानते थे। आगे दिया है नाम और तिथियाँ। यह है हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम लिखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते थे। ये 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि मानव के इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वो आरंभिक जो पुरापाषाण काल है उसमें ही घटित हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुरापाषाण काल है या जिसको आरंभिक काल भी कहते हैं, उसमें मानव जीवन की 99% जो कहानी है वो इसी काल में घटित हुई। इसके बाद की जो भी आगे के हमारे काल हैं उनमें एकमात्र सिर्फ परिवर्तन हुआ, बाकी जितनी भी चीज़ें वो हमारे पुरापाषाण काल या आरंभिक काल में हो चुकी थी। फिर आगे जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा कि पर्यावरणीय बदलाव जो है वो हमें मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग में
जो पर्यावरणीय बदलाव हुए वो उस युग में हुए। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। हंसिया और आरी का जो औजारों का प्रयोग क्या करते हैं, घास काटने के लिए गांव में होता है। इसके बाद यह है साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। आगे दिया है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है, हमें कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बदलती जलवायु। फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार सिंगल रीडिंग लगा लेते हैं पूरे लेसन की, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं, जिससे आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से फंसे तो आप उसको कर सकें। यहाँ दिया हुआ बदलती जलवायु, यहाँ पे है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकें। यहाँ पे दिया है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बदलाव हुए। क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन है, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकें। इसके बाद है जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, मतलब कि जो लोग गाय है या हिरन हो गया, बकरी, इनका शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। मतलब क्या यहाँ पे बताया हुआ है कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में काफ़ी बदलाव आया था, गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि गाय है, बकरी है, भेड़ है या इस टाइप के जानवर जो घास खाकर जिंदा रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगी थी। तो जो लोग थे वो उन जानवरों के पीछे पीछे आए। यहाँ से एक आइडिया लगाया जा रहा है कि हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोच रहे हों। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कि साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। आगे दिया हुआ है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाके में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो शायद महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा उन लोगों ने। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। मतलब इस चीज़ की जानकारी करते करते, पता करते करते उन लोगों ने खुद अनाजों को पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो क्या होगा, वो कृषक बन गए। नीचे दिया हुआ है इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो उनको पालतू बनाना चाहते होंगे। तो यहाँ पे दिया है कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ये फ्रेंड्स हम एक आइडिया ही ले सकते हैं कि लोगों ने ऐसा किया होगा। एग्जैक्ट हुआ होगा वो बताने के लिए अभी यहाँ पे कोई नहीं है। सिर्फ जो भी पुरातत्वविद हैं जो और हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने एक आइडिया लिया होगा कि ऐसा हो सकता है कि लोगों ने ऐसा किया हो कि जानवरों को कैसे पालतू बनाया, ये कैसे वो कृषक बने। तो यहाँ पे उसी का वर्णन है। एक काल्पनिक तरीके से हम कह सकते हैं कि शायद लोगों ने ऐसा किया हो कि जानवरों को आकर्षित करने के लिए अपने घरों के बाहर चारा रखने लगे हों, तो जिससे खाने के लिए लोग जो जानवर हैं वो डेली उनके घर के बाहर आते हो, तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, वो पालतू हो गए। नीचे दिया सबसे पहले जिस जानवरों को पालतू बनाया गया वह कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आगे बताया है धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, सुगर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण में से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे भी पशुपालक बन गए होंगे। आगे दिया है क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? आगे बताया हुआ है बसने की प्रक्रिया।
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने में बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। यहाँ पे बताए हैं अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यहाँ पे बताया कि लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते होंगे जिनकी बीमार होने की संभावना कम रहती होगी। यह नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने और अनाज पैदा हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। आगे दिया, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। मतलब लोग उन्हीं जानवरों को चुनते थे प्रजनन के लिए या उन्हीं जानवरों को पालते थे जो अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि लोग उन्हीं जानवरों को पालते थे जो अहिंसक होते थे या उन्हीं को प्रजनन के लिए चुनते थे जो अहिंसक होते थे, क्योंकि हिंसक जानवरों से उनको खुद भी खतरा होता था। और यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जो जंगली जानवर थे उनकी तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। मतलब जंगली जानवरों के जो दांत और सींग है वो बड़े होते थे तुलना में पालतू जानवरों के। आगे है, इन दांतों को देखो। यहाँ पे देखिए दांत दिए हुए हैं, राइट हैंड पे देखिए दांत दिए हुए हैं। तो नीचे लिखा हुआ कि इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो आप देख के बता सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया था जो पालतू हैं उनके दांत छोटे होते थे और जो जंगली होते थे उनके दांत बड़े होते थे। आगे दिया है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। यहाँ बताया हुआ कि सबसे पहले जो फसल थी उसमें गेहूँ और जौ आते हैं और पालतू जो जानवर हैं उनमें कुत्ते के बाद में भेड़ और बकरी आते हैं। ऊपर बताया गया बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम आज जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है कि हम लोग जो आज भोजन करते हैं वो बसने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही है, क्योंकि लोगों ने उसको अपनाया। उसके फलस्वरूप ही आज हम लोग को जो भोजन मिल रहा है वो उसी प्रक्रिया का ही हमको परिणाम मिल रहा है। आगे जो है अनाज के उपयोग। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में अनाज के उपयोग हैं, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। इधर लेफ्ट साइड में दिया हुआ एक नवीन जीवन शैली। यहाँ पे है, तुम किसी पौधे के बीज के बारे में बोकर देखो, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं। इसीलिए जब लोग पौधा उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने के लिए ऐसे लेकर फसलों के पकने तथा पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज या उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। यहाँ पे क्या बताया फ्रेंड्स, जैसे ऊपर बताया गया था कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे भोजन की तलाश में, कभी कभी फल फूल के लिए या पानी की तलाश में। लेकिन नीचे क्या हुआ, अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है उनकी जीवन शैली में। बदलाव किस तरीके से आ रहा है कि ऊपर बताया हुआ था वो अपनी जगह चेंज करते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ बताया हुआ है कि वो लोग क्या सीख गए थे, फसल करना सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे। तो कोई भी हम खेती करेंगे उसको, जैसे हमने आज बीज को बोया है, कल वो एकदम पक के तैयार होके तुरंत तैयार नहीं हो जाती ना, उनमें टाइम लगता है उसको पकने में। तो यहाँ पे ये बताया है इसमें कुछ दिन, जो फसल को तैयार होने में क्या होता है, कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते थे। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, वो एक जगह पर रहना सीख गए कि एक जगह पर 1 साल 2 साल या एक निश्चित समय के लिए वो सीख गए थे। वो फिर अब जल्दी एक जगह से दूसरे स्थान नहीं जाते थे। यहाँ पे बताएं इसकी वजह से लोग एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, क्योंकि बीज बोने के लिए, फिर फसलों के पकने के लिए, पौधे की सिंचाई के लिए, यहाँ तक कि जब तक कि उसकी फसल पक के तैयार नहीं हो जाती थी वो वहीं पर रहते थे। नीचे दिया, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से
इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके भंडारण के लिए लोगों ने क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर वो जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर उसका भंडारण करने लगे थे। आगे दिया है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। इसमें दिया हुआ है जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो जा सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से उन्हें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यहाँ पे क्या है कि जानवर जो हैं वो हमें किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं। यहाँ पे बताया जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। आगे दिया अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ वो उनसे दूध भी हमको प्राप्त होता है, वो हमें दूध भी देते हैं जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जो पशुपालन है वो हमें जो हमारे भोजन के भंडारण का एक तरीका है। कैसे कि वो हमें दूध देता है, उसके साथ में लोग उसका मांस भी इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में, तो ये भी एक भंडारण का तरीका ही है। आगे है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। यहाँ पे दिया है मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर जो आधुनिक कश्मीर में स्थित है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। फिर दिया हुआ है वास्तव में ये निर्देशित स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। इनमें सबसे रोचक क्या है? जले हुए दानों के जो अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताएगा कि यहाँ पे क्या मिला, जो जले हुए अनाज है उसके दानों के अवशेष मिले हैं। तो उससे ये वैज्ञानिकों ने एक आइडिया लगाया कि ये जो अनाज है वो जानबूझकर जलाया गया होगा या फिर वो गलती से जल गया होगा। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की ही पहचान कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी इससे पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। मतलब कि बहुत सी फसलें उस टाइम ऐसी थीं जो उन लोगों ने उगाना शुरू कर दिया था या जिसके बारे में वो लोग परिचित थे। आगे दिया हुआ है स्थायी जीवन की ओर, हेडिंग है स्थायी जीवन की ओर। नीचे दिया है पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि वुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने की सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि पहले लोग क्या करते थे झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। कुछ लोगों की झोपड़ी है, जैसे झोपड़ियाँ बना के रहते थे या घर बना के रहते थे। और कुछ लोग क्या करते थे, जैसे कि कश्मीर में है जिसे बुर्ज होम कहते हैं, लोग क्या करते हैं गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि गर्तवास किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है। तो जो लोग गड्ढों के नीचे अपना घर बनाते हैं या रहने की जगह बनाते हैं उसे गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए क्या होता है, सीढ़ियाँ दी जाती हैं जो उन लोगों को ठंड के मौसम में सुरक्षा दिलाती हैं। आगे दिया पुरातत्वविदों की झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों ऐसा आइडिया लगाया जा सकता है कि जो लोग थे वो मौसम के अनुसार घर के अंदर या घर के बाहर खाना बनाते होंगे अपना। आगे एक गर्तवास का चित्र बनाओ। फिर नीचे दिखा हुआ है बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। मतलब पहले क्या होता था, जो औजार थे वो काफ़ी बेडोल होते थे, काफ़ी मोटे होते थे, इतने पैने नहीं होते थे और खाली पत्थरों के बने होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमारे जीवन शैली में उन लोगों की जीवन शैली में कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजिंग आई, वो और चीज़ें सीखे, तो उन्होंने क्या सीखा कि जो उन्होंने धार और अधिक पैने हथियार को बनाना शुरू किया जिनमें पॉलिश वो चढ़ा देते थे।
ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति के से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। पहले उनको ये ज्ञान नहीं था कि जो भी चीजें हैं या फिर जो अनाज है उसको कैसे पीसे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ओखली और मूसल का भी आविष्कार हो गया। उन लोगों ने उसको भी खोज लिया और उससे फिर वो क्या करते थे, अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए उसका यूज करते थे, उसका प्रयोग करते थे। फिर दिया आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी अगर आप गांव में जाइए, कहीं भी इस जगह जाइए, तो वहां भी आपको ओखली और मूसल का प्रयोग होता दिख जाएगा कि लोग अपने अनाज को पीसने के लिए करते हैं। फिर दिया उसी जगह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ लिखा है कि कुछ जो औजार थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नीचे देखिए दिया हुआ है नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। यहाँ पे क्या है, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण दिए हुए हैं, इनको देखिए आप लोग ध्यान से। दिया हुआ है नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब कि इसको सजाया जाता था, इनमें कोई ना कोई ऐसी डिजाइन बना दी जाती थी, कुछ पेंटिंग कर दी जाती थी, चित्रकारी कर दी जाती थी। फिर लिखा हुआ है बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। क्या था, वो खाना बनाने के साथ साथ कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यहाँ पे क्या था कि वो कपास के पौधे भी उगाना शुरू कर दिए थे। नीचे लिखा हुआ, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा। तो अभी यहाँ पे बताया गया था कि इसका बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए करते थे या अनाज को रखने के लिए करते थे। आगे दिया है क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, कहीं भी आप देखिएगा कोई भी परिवर्तन किसी भी जगह पर एक साथ नहीं आता है। कहीं भी परिवर्तन ज्यादा होता, कहीं पे कम होता। परिवर्तन हर स्थान पर धीरे धीरे ही आता है। यहाँ पे लिखा है क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों से दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल के अपनी जीविका चलाते थे। मतलब यहाँ पे यही बताया गया कि कहीं भी परिवर्तन एक साथ नहीं आया। सबकी जिंदगी में, सबके जीवन में बहुत अंतर था। कहीं लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए थे, बहुत विकसित हो गए थे, बहुत चीज़ सीख गए थे, तो कहीं कहीं लोगों की जो जिंदगी थी, लोगों का जो दिनचर्या थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आगे दिया है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहनगढ़ में जीवन मृत्यु। तो यहाँ पे क्या है, आगे दिया मेहनगढ़ में जीवन मृत्यु। यहाँ पे दिया है मानचित्र 2 प्रश्न 13 में मेहनगढ़ ढूंढो। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहनगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मतलब बताया गया है कि यहाँ पे कि जो मेहनगढ़ है वहाँ पे सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूं जौ उगाना शुरू किया था तथा भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया था। नेक्स्ट है नीचे, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहनगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि मेहनगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यहाँ पे क्या बताया कि मेहनगढ़ में क्या थी, सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी। मेहनगढ़ में क्या था, पहले लोग क्या थे, झोपड़ी बना के रहते थे या जमीन के नीचे गड्ढा करके रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि जिस तरीके से एक प्रॉपर हम लोग का घर होता है आज भी, जैसे चौकोर है या आयताकार है, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि उस टाइम में लोगों ने क्या किया था, वो सभ्यता विकसित हो गई थी। वहाँ क्या बताया गया है कि चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे। कोई भी घर है उसमें 4 या उससे ज्यादा कमरे बताए गए हैं। इनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो एक आइडिया लगा रहे हैं लोग कि हो सकता है कि उसमें से जो कुछ कमरे हैं वो भंडारण के लिए यूज किए जाते होंगे। यहाँ दिया हुआ है मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सम्मान भी रख देते थे। यहाँ पे ये बताया गया है कि उस टाइम में क्या होता था कि लोगों के अगर कोई सगे संबंधी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनकी कब्र में उनकी जो शरीर है उसके साथ में कुछ आवश्यकता का सामान भी रख देते थे, क्योंकि तब लोगों का ये मानना था, वहाँ के लोगों का, कि मृत्यु के बाद में एक जीवन होता है।
तो इसीलिए वो क्या करते थे कि उनको जब दफनाते थे तो उनके साथ में उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी रख देते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे एक मेहनगढ़ है उसका एक चित्र दिया हुआ है। देखा है, मेहनगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? तो जैसा कि भी हमने आपको बताया था यहाँ पे ड्रॉ करके कि हाँ चौकोर इस टाइप से होते हैं। तो उसमें क्या 4 कमरे दर्शाए गए, 4 कमरे होते हैं। उनमें इन लोगों ने कहा लिया कि हो सकता है उसमें कुछ कमरों का इस्तेमाल किस लिए करते थे, भंडारण के लिए करते थे। क्योंकि जब वो लोग अनाज वगैरह ये सब ऐसे वो फसल वगैरह उगाना शुरू कर दिए थे तो उनके भंडारण के लिए भी कोई जगह ऐसी बनाई होगी ना जहाँ पे वो अपना अनाज रखते होंगे। तो यहाँ पे बताया था कि शायद हो सकता है कि वो इसीलिए इतने कमरे बनवाते हों कि जिससे वो वहाँ पे भंडारण कर सकें। आगे है, ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक कब्र मिली है जिसमें क्या था, कब्र में जो मृतक है उसके साथ में एक बकरी भी मिली है। तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है परलोक में मृतक के खाने के लिए उस बकरी को भी रख दिया गया हो। आगे है मोहनगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? यहाँ पे दिया हुआ कि आप जो वो है बकरी है उसके कंकाल को क्या आप पहचान सकते हैं? नीचे दिया हुआ है अन्यत्र, इसमें बताया हुआ है फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। यहाँ पे अपने एटलस में फ्रांस ढूंढ रहे हैं। इस चित्र में फ्रांस की गुफा का है। ये इस पुरास्तर की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों के चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि फ्रांस में एक गुफा जो थी उसमें जो 4 स्कूली छात्रों ने उसको ढूंढा था, उसको खोजा था गुफा में, जिसमें क्या जंगली घोड़े जैसे गाय, भैंस और सूअर, इनके चमकीले रंगों के चित्र यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाए गए। ये एक आइडिया लगाया जा रहा है कि इनको संभवतः हो सकता है कि किसी अवसर पर बनाया गया हो। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। आगे दिया हुआ है एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चातल ह्यूग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा कि उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवर की पीठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट को जरूर बताइए। साथ ही अगर आप इसमें हमको कुछ चेंजिंग चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं अलग से, तो आप हमको कमेंट के बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक यू।